हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। मैं सैयद साद आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका कंट्री की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, जहां पर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। और जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए लोकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई हो, एएमयू हो या जामिया हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब कभी भी हम आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप करते हैं तो वहां पर हमें ये जो नीचे दिए गए 4 फैक्टर्स हैं इनमें से नेसेसरी नहीं है। तो सुनाओ, देखिए, एक कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वो बेस करती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर। वो कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज देखो, जब कभी भी कहीं भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जाहिर सी बात है आपको लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा, बिकॉज आप वहाँ कोई अकेले तो काम करने नहीं वाले हैं। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उसकी वजह से हो रहा है। और जो हमारी इकोनॉमी के और सेक्टर्स जैसे कि हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस पर हमारी डिपेंडेंसी घट रही है, जिसकी वजह से गरीबी घट रही है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ लोगों को पे भी प्राइमरी सेक्टर है उसके कंपैरिजन में उनको एक अच्छा पैसा मिल जाता है। फिर आपके यहाँ जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो और जितनी ज्यादा चीजों की आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आपके यहाँ उतनी ही ज्यादा स्किल्स आएंगी, उतनी ही ज्यादा आप लोगों को जॉब देंगे, रोजगार देंगे। तो इससे क्या है, जो गरीबी है वो घटेगी। ठीक है, इसीलिए आप देखिए चाइना जो है वो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन के इमर्ज हुआ है। और अगर हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में तो नेशनल इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका शेयर 17% पर आकर रुक गया है, जो कि बहुत कम है बहुत सारे ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, जैसे कि सिंगापुर, ताइवान। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका अपनी नेशनल इकोनॉमी में 25 से 35% तक का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप ताइवान को ही उठा लें तो ताइवान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया के अंदर है। किसका? सेमीकंडक्टर्स का। ये जितने भी आप मोबाइल्स यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, इन सब में यूज होता है सेमीकंडक्टर। तो उसका जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो है ताइवान। और इसीलिए अगर आप देखें तो इन कंट्रीज में गरीबी बहुत ज्यादा कम है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, एक्सिलरेट करने के लिए इंडिया में एक स्टेप ये भी लिया गया है कि एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की को सेटअप किया गया, उसको स्टेब्लिश किया गया। और देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा, यानी कि शहरीकरण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जब कभी भी हम कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी लोकेशन, कि उसके लिए हमें कैसी लोकेशन चाहिए। तो देखिए, जब कभी भी हम इंडस्ट्रियल लोकेशन सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो एक इंडस्ट्रियल लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके चलते हैं, जिसमें से कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर की अवेलेबिलिटी, कि पानी जो आप इंडस्ट्री इंस्टॉल करने वाले हैं उससे पानी कितनी दूर है। और देखिए, पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज अगर आप पुरानी सिविलाइजेशंस भी देखें, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, ये सब कहाँ पर बनी? ये सब रिवर्स के किनारे ही बनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है?
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देन इंडस्ट्रियल लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के वहां से रॉ मटेरियल कितनी दूर है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर यानी कि मजदूर काम करने के लिए मिल सकते हैं या नहीं, देन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड मार्केट कि पता चला वहाँ बिजली वगैरह का कोई इंतजाम नहीं वहाँ पर था या मार्केट वहाँ से बहुत दूर पड़ती है, तो इस तरह की लोकेशन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी कि वहाँ से जो बैंक्स हैं वो कितनी दूरी पर वहाँ से हैं। तो जो लोकेशन इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके सिलेक्ट की जाती है दैट इज़ द आइडियल वन, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन है। इसीलिए आप देखिए दिल्ली यमुना रिवर पे है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वाटर ने हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए दिल्ली में आपको बहुत सारी इंडस्ट्री मिलेंगी। देन सेम गोज फॉर मुंबई, देन कोलकाता। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोलकाता ये किस रिवर बैंक पर सिचुएटेड है, एंड चेन्नई। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि इन चारों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर एक आयरन एंड स्टील प्लांट की लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए नेसेसरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नियरनेस टू अ बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्ट। इसीलिए अगर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखें तो ये आपको उन शहरों में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाएंगे जहां पर के रिवर्स नहीं है। बट और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो हमें मिलती हैं नियर रिवर्स और सी। तो ये था होल एनालिसिस ऑन द कंट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें आप हमारे YouTube चैनल को। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर ये लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, जहां पर जाकर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।